दोस्तों, उम्मीद है आपको पिछली एपिसोड पसंद आई होगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मजे मजे की एपिसोड मिलती रहे। चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। डैडी ने मुझे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया कि आइंदा अगर तुमने इस लड़की के बारे में सोचा भी तो इससे पहले तुम्हें गोली मारूंगा। अब मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा था कि तन्हाई में बैठकर अपनी लाडली बहन को याद करके आंसू बहा लेता हूं। जब याद हद से बढ़ जाती है तो फिर इसमें धत होकर बेहोशी की हालत में चला जाता हूं। धर्मयत सिंह की बातें सुनकर मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, हौसला करो यार। अगर तुम मनमयत कौर से इतनी मोहब्बत करते हो तो ऊपर वाला एक दिन इसे तुमसे जरूर मिलवाएगा। ये कहकर मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, धर्मयत सिंह, फर्ज करो मनमयत कौर तुम्हें मिल भी जाती है और वो खुद को बेकसूर भी साबित कर देती है, जैसे तुम कह रहे हो कि किसी ने इसे अगवा किया है, या ये भी हो सकता है कि वो किसी के बहकावे में आ गई हो। तो तुम इससे मिलने के बाद क्या सलूक करोगे? मेरा मतलब इसे घर लाने की कोशिश करोगे या फिर इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इसे इसके हाल पर छोड़ दोगे? धर्मयत सिंह बोला, यासिर वीरे, मैं कैसे इससे लाताल्लुकी का इजहार कर सकता हूं? उन हाथों में वो खेली है, मेरी उंगली पकड़कर इसने चलना सीखा है। इसको देख देख कर मैं खुश होता रहता था। मेरे लिए वो मेरी नन्ही परी की परी रहेगी। बस एक दफा वो मुझे मिल जाए, इसके बाद चाहे मुझे घर से बेदखल कर दें, मुझे मार दें, चाहे जो भी मेरे साथ सलूक करें, मगर मैं इसे घर वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाकी भाई या तुम्हारे डैडी इसे देखते ही मार दें और वो बेचारी बेमौत मारी जाए। धर्मयत सिंह एकदम चौंकते हुए बोला, यासिर यार, क्या तुम मनमयत कौर को जानते हो या तुमने इसे कहीं देखा है? धर्मयत सिंह की बात सुनकर मैं बखिलात का शिकार होते हुए बोला, सरदार जी, क्या हो गया है? मैं कौन सा इस मुख का विशंदे हूं? मैं तो पहली दफा हरियाणा आया हूं। चंडीगढ़ का तो मैंने बस नाम सुना है, अभी देखा भी नहीं है। और ना ही मैंने मनमयत कौर को देखा हुआ है, जो कहीं आते जाते देखकर पहचान लेता। ये मेरी बात सुनकर धर्मयत सिंह ने कहा, अपने पागल हो, ये जानते हुए भी कि तुम परदेसी हो, फिर भी बोंगी मार दी। मैं धर्मयत सिंह के कंधे को थपथपाते हुए बोला, कोई ना यार, ऐसा भी हो जाता है। वैसे भी ये मनमयत कौर से मोहब्बत है, खून का रिश्ता है, तुम्हारी लाडली बहन है, इसकी मोहब्बत में कुछ भी निकल सकता है। मैं धर्मयत सिंह को झूठ बोलकर मनमयत कौर से लाइलमी का इजहार तो कर दिया था, मगर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि मैंने झूठ बोलकर गलत किया। इस मौके पर मुझे किसी बहाने से इसे बता देना चाहिए था कि इसका नाम वाली लड़की से मैं मिल चुका हूं और इसे कैसे मैंने होटल से बाजियाब करवाया। और उसने भी अपने बारे में यही स्टोरी सुनाई थी जो तुमने सुनाई है। इसी दौरान दूसरी जानिब मौजूद दो सरदार काम से ललकार मारते हुए खड़े होकर एक दूसरे को गालियां निकालने लगे, जबकि बाकी के सरदार गिरते पड़ते उनको काबू करने की कोशिश में लगे हुए थे। उनके हंगामे ने हम दोनों को सोच का पहलू बदल डाला। बिलवीर सिंह उनको ललकारते हुए गंदी गालियां बिकते हुए उनकी जानिब बढ़ा। मैं भी धर्मयत सिंह के पीछे उनकी जानिब चल पड़ा। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि दोनों सरदार कोठी के मुलाजिम थे, जो नशे में किसी बात को लेकर आपे से बाहर होकर दस्तग्रीबा हो रहे थे। उनके चक्कर में मनमयत कौर का ख्याल हम दोनों के दिमाग से निकल गया था। नशे की यही बीमारी होती है कि इंसान की सोच का रुख बदलने में एक सेकंड लगता है। एक चीज से हिट कर दूसरी चीज में सुई खड़ी नहीं तो पहले वाला मामला ऐसे जहन से निकल जाता है जैसे इस बारे में कभी सोचा ही ना हो। धर्मयत सिंह के बीच में पड़ने की वजह से मामला जल्द ही रफ दफ हो गया। इसी चक्कर में हम उनको समझाते हुए वापस नीचे आ गए। नीचे ड्राइंग रूम में बिलवीर सिंह के साथ सरेश बैठा हुआ पीने में मसरूफ था। वो दोनों भी नशे में देती। मैं सरेश के पास बैठने की बजाय बिलवीर सिंह से कमरे का कोच कर कमरे की जानिब चल पड़ा, जबकि धर्मयत सिंह मुझे गुड नाइट कहकर वहां से बाहर निकलकर कोठी की जानिब चल गया। नशे ने मेरा दिमाग को भी बोझल किया हुआ था, इसलिए मैं कमरे में जाकर बेड पर औंधे मुंह गिरकर कुछ ही देर में नींद की वादियों में पहुंच गया। सुबह 10 बजे के करीब माजो ने आकर मुझे उठाया कि नहाकर फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, नाश्ते के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ देर में फ्रेश होकर मैं कमरे से बाहर निकला तो ड्राइंग रूम में टेबलों पर नाश्ते के लवाजमात सजाए जा रहे थे। कुछ साथी फ्रेश होकर बैठे हुए थे और कुछ अभी कमरों से नहीं निकले थे। मैं जाकर जहांजेब खान के पास बैठ गया।
जहांजेब खान बोला, रात कैसी गुजरी? मैंने कहा, A1। और जहांजेब खान बोला, रात को तुम धमयत सिंह के साथ ऊपर छत पर क्या करने गए थे? जहांजेब खान की बात सुनकर मैं बखिलात गया कि इसे कैसे पता चला कि मैं धमयत सिंह के साथ छत पर गया था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि जब मैं छत पर जाने लगा था तब जहांजेब खान अपने कमरे में जा चुका था। जहांजेब खान बोला, क्या हुआ? इतने घबरा क्यों गए हो? मैं अपनी कैफियत पर कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं, मैंने क्यों घबराना है? वो दरअसल धमयत सिंह ने पी रखी थी। जहांजेब खान मुझे गहरी नजर से देखते हुए बोला, और तुम पीने में इसका साथ देने चले गए? जहांजेब खान का बात करने का अंदाज ऐसा था कि मैं लाजवाब होकर, शर्मिंदा होकर, मुजरिम बनकर सर झुकाकर पैरों को देखने लग गया, क्योंकि मैं जहांजेब खान के साथ झूठ नहीं बोल सकता था। हालांकि मैं सर झुकाकर अपने पैरों को देख रहा था, फिर भी जहांजेब खान की नजरों के तीर मेरे जिस्म में पैवस्त होते महसूस हो रहे थे। जहांजेब खान चंद लम्हों मुझे देखने के बाद मजीद इस टॉपिक पर बात करने की बजाय बोला, इंसान वो काम ही ना करे जिसके करने के बाद इंसान खुद ही अपनी नजरों में गिर जाए। नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। बाद में बात करते हैं। मैं पहले भी 3-4 दफा पी चुका था। पीकर नशे की हालत में घर वालों का भी सामना किया था, मगर आज पीकर नशा उतरने के बावजूद भी जहांजेब खान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस एहसास के साथ शर्म से मैं अंदर ही अंदर मरे जा रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। जहांजेब खान की नजरों में मेरी जो इज्जत थी, आज मेरी एक हरकत की वजह से बनी बनाई इज्जत खाक में मिल गई है। नाश्ते के दौरान हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, फिर भी मैं एहसास कमतरी का शिकार होकर मुश्किल से नवाले निकल रहा था और खुद को कोसता जा रहा था कि मैंने ये क्या गुनाह किया। एहसास नदामत की वजह से नाश्ते के दौरान भी मैं सर झुकाए नाश्ता कर रहा था। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद जहांजेब खान मुझे कमरे में आने का कहा। इस वक्त मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे स्कूल में सबक याद न होने की वजह से बच्चा सहमा हुआ टीचर का सामना करने से डर रहा हो। मैं बोझल कदमों से पांव रेंगते हुए कमरे की जानिब जा रहा था। चंद कदमों के फासले पर कमरा भी मुझे मीलों दूर लग रहा था। जैसे तैसे करके मैं कमरे में दाखिल हुआ तो जहांजेब खान हाथ पीछे बांधते बेचैनी में कमरे में टहलता दिखाई दिया। कमरे में दाखिल होते ही जहांजेब खान साहिब कलेजे में बोला, दरवाजा बंद कर दो। मैं दरवाजा बंद करके सर झुकाए थोड़ा आगे जाकर रुक गया। जहांजेब चंद लम्हे मुझे गौर से देखता रहा। चंद लम्हों बाद जहांजेब खान आगे बढ़ा और स्कूल टीचर की तरह मेरा कान पकड़कर मरोड़ती हुए मेरा चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें पता भी है न कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब करने की? मैं तुमको किया से किया बनाने के ख्वाब देख रहा था और तुम काफरों वाले कामों पर लग गए हो। ये सब करते हुए तुम्हारे दिल में जरा सा भी ऊपर वाले का डर नहीं आया। अब 40 दिन तक तुम नापाक रहोगे। ना तुम्हारी दुआ कबूल होगी और ना ही कोई नेक अमल। इस वक्त जहांजेब खान का जारहाना अंदाज, इसकी सख्त बातें, करख्त लहजा, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था, बल्कि इसकी हर बात मेरे दिल को छू रही थी। इसकी हर बात मेरे दिल और दिमाग पर असर कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास दिल रही थी। जहांजेब खान की बातों का मुझ पर इतना असर हुआ कि एहसास शर्मिंदगी की वजह से मेरी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। जहांजेब खान मुझे दलाइल के साथ मजहबी लेक्चर देते हुए मेरे चेहरे को भी गौर से देख के जा रहा था। आंसुओं से उतर मेरे चेहरे को देखकर और मेरी फीलिंग को महसूस करने के बावजूद जहांजेब खान का ना तो लहजे में फर्क आया और ना ही इसने मेरी हालत देखकर मुझसे प्यार से बात की, बल्कि वो तसलसल से मुझे ऐसे डांट रहा था जैसे बाप बेटे को, उस्ताद शागिर्द को और बड़ा भाई छोटे भाई की गलती पर इसे डांटता है। और कमाल की बात कि जहांजेब खान का हर लफ्ज बढ़ावा दे रहा था। मजहबी दलाइल से नसीहतें करने के बाद जहांजेब खान चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, यासिर लाला, पहले तो तुम आम इंसान थे, मगर अब तुम एक खास मिशन के लिए निकले हो और खास मिशन पर निकलने वाला इंसान आम से खास हो जाता है। मैं तुम पर मेहनत करके तुम्हें नाकाबिल तस्खीर बनाना चाहता हूं। तुम्हारी मेरे दिल में बहुत इज्जत है। अगर तुम ये काफरों वाले काम करोगे तो मेरी मेहनत करने के बावजूद तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और अनकरीब तुम चलने फिरने के भी लायक नहीं रहोगे। मैं तुम्हें जिस मकाम पर पहुंचाना चाहता हूं वहां जिस्मानी ताकत से ज्यादा ज़हनी दिमाग की जरूरत पड़ती है।
दिमाग की ताकत जिस्मानी ताकत से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा तुम इस गुनाह के करीब भी नहीं जाओगे। जहाज़ेब खान की बातों का सिलसिला खत्म होते ही मैं घुटनों के बिल फर्श पर गिरा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए जहाज़ेब खान से मुआफ़ी की दरख्वास्त करने लगा। जहाज़ेब खान तीसरे 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, अगर मुआफ़ी मांगनी है तो मुझसे मत मांगो। इससे मुआफ़ी मांगनी है, इसे मांगो। वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है। जो हुआ इसे यहां खत्म कर दो। मैं बाहर जा रहा हूं। खुद का खुद दुरुस्त करके जल्दी मेरे पीछे पहुंचो। वो ये कहकर जहाज़ेब खान कमरे से निकल गया। जहाज़ेब खान के कमरे से निकलते ही मैं इसी अंदाज में बैठे बैठे फर्श पर माथा टेक कर जार ओ कतार रोने लग गया। रोते हुए ऊपर वाले से अपनी किए हुए गुनाहों की मुआफ़िया मांगने लग गया। ना जाने मैं कब तक इसी पोजीशन में रोता गिड़गिड़ाता रहा। मुझे तब होश आया जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर यासिर कहा। मैंने सर ऊपर उठाकर पीछे मोड़कर देखा तो जहाज़ेब खान खड़ा मुस्करा रहा था। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ तो जहाज़ेब खान ने बाजू खोलकर मुझे अपने बाजू में थपथपाकर सीने से लगा लिया। जहाज़ेब खान मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरी कमर थपथपाते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाला ने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है, क्योंकि वो अपने बंदे को 2 आंसू पर ही राजी हो जाता है। तुमने तो इसके खौफ से सैकड़ों आंसू बहा दिए हैं। चलो शाबाश, वापस वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोकर आओ। हमने लोकेशन देखने के लिए निकलना है। तसलसल से रोने और गिड़गिड़ा कर मुआफ़िया मांगने के बाद मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लग गया था, जैसे ही मेरे दिमाग से ज़हनी बोझ उतर गया हो। कुछ देर बाद जर्नैल सिंह के 2 फोर्ड गाड़ियों पर हम रवाना हो गए। जर्नैल सिंह अपने 2 बड़े बेटों के हमरा हमारे साथ था। दूसरी जानिब जहाज़ेब खान, गुलरेज खान, बिलवीर सिंह, सरेश और मैं था। 3 घंटे बाद हम कल्हाड़ जेल से 2 किलोमीटर पीछे रुककर वहां से घिसीली जेल की तरफ रवाना हो गए। दोनों जेलों में 3 घंटे की मुसाफत थी। सारी लोकेशन देखने में हम 6 से 7 घंटे लग गए। रात 10 बजे हम वापस हरियाणा आ गए। वापस आके लोकेशन के बारे में बातें शुरू हो गईं। जहाज़ेब खान खड़ा होकर सबको ब्रीफिंग देते हुए बोला, वो घिसीली जेल से 50 किलोमीटर पीछे सड़क के दाएं तरफ जो जंगल है वो बाईं जानिब दरिया कुंगा बह रहा है। हम सब की मुशावरत में महफूज फासला रखते हुए एक के बाद दीगरे हमला करेंगे। पहली टीम सबसे आगे वाली गाड़ी को उड़ाएगी। दूसरी टीम सबसे पीछे वाली गाड़ी पर हमला करेगी। जैसे ही उनका आगे पीछे जाने का रास्ता बंद होगा तभी दरमियान वाली दोनों टीमों अपने सामने वाली गाड़ियों को उड़ाने के बाद हमला करेंगी। ये बात सब ज़हन नशीन कर लें। ये सिलसिला 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। हमने 15 से 20 मिनट में कार्रवाई करके अपने साथियों को बाजियाब करवाकर वहां से निकलना है। ये याद रहे कि जैसे ही मखसूस किस्म का सायरन बजेगा तब सब समझ लें कि मिशन कामयाब हो गया है। सायरन की आवाज सुनते ही सब ने फौरी तौर पर वापस निकलना है। और हाँ, वापसी पर हम टीम अपनी जिम्मेदारी पर बच निकलेगी और चारों टीमें अलग अलग रास्तों से वापसी का सफर करेंगी। ये कहकर जहाज़ेब खान बोला, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। कुछ देर सवालात जवाबात का सिलसिला जारी था। सब अपनी राय के साथ जरूरी इक़दामात की तफसील दोहराने लगे। मैंने जो चीज नोट की कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान मखसूस हथियार का इस्तेमाल सिर्फ 4 बंदों ने किया था। मैंने तो जिंदगी में चिल्लाना तो दूर की बात कभी चलता हुआ भी नहीं देखा था। जिसको चलाने के लिए 4 बंदों को चुन लिया गया, जिनमें जहाज़ेब खान, गुलरेज खान, जर्नैल सिंह का बेटा संदीप सिंह और बिलवीर सिंह शामिल थे। बाकी में और माजो और सरेश और हमारे बाकी के साथी थे। जबकि गाड़ियों को ड्राइविंग की जिम्मेदारी जर्नैल सिंह के बंदों की थी, जो इस इलाके से अच्छी से वाकिफ थे। प्लानिंग मुकम्मल करते हुए रात के 2 बज चुके थे। फरी होकर जब सोने के लिए जाने लगे तो एक बार फिर से धर्मैयत सिंह मुझे ऊपर छत पर जाने के लिए फोर्स करने लगा, मगर मैंने सर में चक्कर और सर दर्द होने का बहाना करते हुए इससे माजरत करके जहाज़ेब खान के कमरे में आ गया। अगले सारे दिन जहाज़ेब खान और गुलरेज खान हमें ट्रेनिंग देते रहे। जहाज़ेब खान मुझ पर खास तवज्जो देते हुए मुझे कमांडो स्टाइल के दाव पे सिखा रहा था। मेरे पास मजून की डिब्बी हमेशा मौजूद थी। आधे से ज्यादा मैं मजून खा चुका था।
اس کا نتیجہ مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا کیونکہ جہازیب خان ٹریننگ کے دوران مجھ سے جو بھی مشکل سے مشکل مشقت کرواتا میں بڑی آسانی سے اس میں کامیابی حاصل کر لیتا۔ 4 بجے ہم پوری تیاری کے ساتھ منزل کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ آرمی نے جیل سے ہمارے ساتھیوں کو رات 8 بجے لے کر گھسیلی کی طرف روانہ ہونا تھا، یعنی 10 بجے کے قریب آرمی کا قافلہ اس جگہ سے گزرنا تھا جس جگہ ہم نے جگہ پر ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ یہ سب انفارمیشن جرنیل سنگھ نے کلہاڑ جیل میں موجود اپنے خاص بندے سے لے لی تھی۔ ہم 3 گھنٹے میں جنگل میں پہنچ گئے تھے۔ ہمارے پہنچنے سے 3 گھنٹے بعد آرمی کی گاڑیاں وہاں سے گزرنی تھیں۔ ان 3 گھنٹوں میں ہم نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ میں جس ٹیم میں شامل تھا اس میں بلویر سنگھ، سریش اور ایک ڈرائیور تھا۔ باقی کی 3 ٹیمیں الگ الگ اپنی پوزیشن کے لیے مخصوص فاصلے پر تھیں۔ ہم چاروں گاڑیوں کو گھنے جنگل میں مخصوص جگہ پر کھڑا کر کے خود سڑک سے کچھ فاصلے پر جنگل میں آ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ بیٹھے تھے۔ میں، سریش اور جو ڈرائیور سکھ تھا، ہم تینوں کے پاس گن اور مختلف ہتھیار تھے، جبکہ بلویر سنگھ مخصوص ہتھیار کندھے پر رکھ کر پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ ہماری پوزیشن درمیان والی ٹیموں میں تھی۔ رات کا گہرا اندھیرا، بے آہے جنگل، چاروں طرف سے حشرات اور جنگلی جانوروں کی آوازیں انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ہمیں وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ دور سے گاڑیوں کی لائٹ نظر آنے لگی۔ گاڑیوں کی لائٹ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ گاڑیوں کو دیکھتے ہی بلویر سنگھ نے ایکشن لینے کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیاں ہمارے سامنے سے گزرنے لگیں۔ چند لمحوں میں زوردار حملہ ہوا جس سے جنگل بھی درد اٹھا۔ دوسرے لمحے پیچھے سے زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی دوسری ٹیموں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے اگلے لمحے بلویر سنگھ کے اشارے پر کھڑی گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ اس گاڑی سے ابھی آرمی کے جوان نکل رہے تھے۔ اس دوران بلویر سنگھ نے حملہ کیا تھا۔ ایک لمحہ میں بھی حملہ کامیاب ہوا اور اگلے لمحے گاڑی کھنڈر اڑ گئی۔ گاڑیوں کے کھنڈر میں آرمی کے جوان شامل تھے۔ ہمارے سامنے تو گاڑیاں تھیں۔ بلویر سنگھ نے ہمیں آرڈر دیا۔ میں نے پہلے 3 حملے کیے۔ اس کے فوری بعد میں نے دوسری مشین گن کا استعمال شروع کر دیا۔ اس وقت ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس ہم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ سامنے کیا پوزیشن تھی، کتنے لوگ تھے، اتنے زخمی تھے، کتنے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو کر پوزیشن لے کر جوابی کارروائی کر رہے تھے۔ نہ تو کچھ سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس جو مشین گن تھی اس میں 7 میگزین خالی کر چکا تھا۔ پھر بھی بلویر سنگھ کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ دیر بعد بلویر سنگھ نے سٹاپ کا کہہ کر ہمیں روک دیا۔ روک کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہا کیونکہ دوسری ٹیموں کی جانب سے بھی سلسلہ تھم گیا تھا۔ گاڑیاں خالی نظر آ رہی تھیں۔ گاڑیوں سے اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے رات کی تاریکی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بلویر سنگھ نے آگے بڑھنے کا کہا۔ ہم سب پیٹ کے بل لیٹے ہوئے گھٹنوں اور کوہنیوں کو زور سے آگے بڑھا رہے تھے۔ اسی دوران مجھے دھوئیں میں 2 شخص ڈگمگاتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے نشانہ لیتے ہوئے حملہ کیا۔ اگلے لمحے خوفناک چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی دونوں شخص زمین بوس ہو گئے۔ ہم رینگتے ہوئے سڑک کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک دم سے سامنے سے حملہ ہوا اور ہمارے سر سے اوپر گزر گیا۔ میں جلدی سے زمین کے ساتھ چپک گیا کیونکہ مجھے 2 دفعہ گولی کی آواز سنائی دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ 2 میرے کان کے قریب سے گزری ہے۔ جیسے ہی یہ سلسلہ رکا بلویر سنگھ نے اسی لمحے سامنے کی طرف دوسرا حملہ کر دیا۔ اس بار حملہ زیادہ زور سے تھا۔ ہم میں سے کسی کو ابھی تک بختر بند گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ گاڑی آگے تھی کیونکہ ہم کافی پیچھے تھے، جس کی وجہ سے آگے کھڑی گاڑیوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ویسے بھی دھواں اتنا شدید تھا کہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی ہو رہا تھا بس اندازوں سے ہو رہا تھا۔ ہم چاروں طرف سے 5 فٹ کا فاصلہ رکھ کر رینگتے ہوئے سڑک کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران مخصوص سائرن بجنے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی جس کے بارے میں جہازیب خان نے ہمیں آگاہ کیا۔ سائرن سنتے ہی ہم سب اٹھ کر واپس گاڑیوں کی طرف بھاگتے کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم تھوڑا سا آگے گئے تھے کہ اسی دوران پیچھے سے پھر آواز آئی۔ اس آواز کے ساتھ میرے ساتھ کچھ فاصلے پر بھاگتے سریش کی چیخ میرے کانوں میں پڑی۔ ساتھ ہی سریش منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔
सरेश को गिरते देखकर मैं भी वहीं घुटनों के बिल गिरकर खुद को बौछार से बचाते हुए कुत्ती से पेट के बिल लेट गया। लेटते ही बिजली किसी तेजी से घूमकर सीधा करने ही लगा था कि इसी दौरान अचानक से सामने से कुछ फासले पर 4 कमांडो आते हुए नजर आए। इसमें पहले का मैं अपने बचाव में कोई एक्शन लेता तब तक वो मेरे सर पर पहुंच गए थे। इनमें से 3 कमांडो मुझ पर कंधे कर मुझे सरेंडर करने का कहने लगे, जबकि एक सरेश की तरफ बढ़ा जो कुछ दूर अंधेरे में औंधे मुंह जमीन पर पड़ा तकलीफ से करा रहा था। अंधेरे में मुझे सरेश नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ इसकी तकलीफ दे आवाजें सुनता रहा था। तीनों ने मुझे घेर कर मुझ पर बंदूक रखी थी। उनकी पोजीशन ऐसी थी कि मेरी जरा सी होशियारी पर उन्होंने हमला कर देना था। इसीलिए मौके की मुनासबत से यही अक्लमंदी का तकाजा था कि मैं खुद को उनके हवाले कर दूं। इसके बाद जो होना था वो सब बाद में देखा जाना था। मैंने हाथ में पकड़ी गेंद साइड पर रखते हुए दोनों हाथ ऊपर कर लिए। इनमें से एक बोला, जल्दी उल्टे लेट जाओ, कम उन्हरी अब वरना उड़ा देंगे। मैं सर के इशारे से ओके कहते हुए करवट लेकर उल्टा लेट गया। मैं जैसे ही उल्टा हुआ इसी लम्हे में दूसरा फुर्ती से आगे बढ़ा और मेरे पास पड़ी हथियार कब्जे में लेकर मेरी कमर पर अपने घुटने का वजन डालकर मेरे दोनों बाजू कमर पर करके मेरी कलाई को प्लास्टिक की डोरी सी नुमा रस्सी से बांध दिया। इसने ये सब इतनी स्पीड से किया कि जब तक मैं कुछ संभलता समझता तब तक इसने मेरे हाथों को मेरी कमर के पीछे बांध दिया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझता एकदम से आवाजों के साथ दोनों कमांडो की कर्बनाक चीख मेरे कानों में पड़ी और अगले ही लम्हे मेरे दोनों अतराफ खड़े धड़ाम से जमीन बोस हो गए। जो मेरी कमर पर घटना रखकर मेरी तलाशी लेना शुरू कर रहा था, पलक झपकने में दोनों साथियों के गिरते देखकर वो मुझे इसी हालत में छोड़कर मेरे ऊपर से कलाइयों लगाता हुआ एक तरफ को छलांग लगा गया। मैंने इसी पोजीशन में आगे की जानिब घुसकुत्ते हुए थोड़ा आगे जाकर जमीन पर चेहरा टेक कर खुद ऊपर वाले इस फर्द को देखा, क्योंकि अगर मैं इस सिचुएशन में उठकर भागने की कोशिश करता हूं तो पलक झपकते ही मैं कमांडो और फिर अपने ही साथियों के हमले का शिकार बन सकता था। अंधेरा इतना शदीद था कि ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही मुझे ये समझ आ रही थी कि हमला किस तरफ से हो रहा है। जितनी देर ये हमला होता रहा मैं बदस्तूर इसी पोजीशन में बिल्कुल साकित लेटा रहा। मेरे हाथ कमर पर बंधे हुए थे तो मैं अपनी गर्दन पकड़कर एक्शन ले सकता था, मगर कमर पर बंधे हाथों की वजह से मैं अभी बेबस था। इसी दौरान मैंने 2-3 दफा कलाइयों को घुमाने की कोशिश की, मगर ना जाने किस किस्म की रस्सी थी कि जिसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि कलाई जरा सी भी नहीं घूम रही थी। कुछ देर बाद मैंने नोट किया कि आवाज दूर होना शुरू हो गई है, मगर मुझे इस बात पर भी हैरानगी हो रही थी कि अभी तक मेरे करीब ना तो कोई मेरा साथी पहुंचा था और ना ही कोई उनका कमांडो। मैंने आहिस्ता से चेहरे का रुख बदलकर दोनों तरफ देखने की कोशिश की तो धुआं और गहरा अंधेरा के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। सरेश जिस जगह पर पड़ा था वो भी अब पता नहीं इस जगह मौजूद था कि नहीं। मैंने सर को ऊपर उठाकर मजीद तसल्ली करने के बाद जब खुद को वहां अकेले पाया तो मैं भी एक बार फिर से घुटनों और कंधों के जोर से जमीन पर घसीटते हुए आगे की जानिब जाना शुरू कर दिया। जब मुझे तसल्ली हो गई कि मैं जाए वकू से काफी आगे आ गया हूं और अभी तक मेरे अर्द गिर्द कोई भी नहीं पहुंच पाया, तो मैं इसी पोजीशन में रेंगते हुए चंद कदमों के फासले पर दरख्त के मोटे तने की तरफ जाना शुरू कर दिया। 2 कमांडो को तो मैंने गिरते देखा था, बाकी के जो 2 कमांडो थे तो वो भी उड़ गए थे, फिर वो अपनी जान बचाकर वहां से खस गए थे। मैंने दरख्त के मोटे तने के करीब पहुंचकर उसकी ओट में खुद को महफूज करते हुए बैठने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान मेरे दिमाग में जहांजेब खान का बताया हुआ तरीका आया कि इस पोजीशन में कमर से बाजू को आगे कैसे लाया जाता है। मैंने बैठने का इरादा तर्क करते हुए जमीन पर जो लेटकर अपनी दोनों टांगों को सीधा करके दोनों पैरों को दरख्त के साथ लगाकर ऊपर करते हुए दोनों हाथों को नीचे से गुजरने की कोशिश करने लगा, जिस तरह जहांजेब खान ने ये सब करके दिखाया था। मेरे जिस्म में इतनी लचक पैदा नहीं हुई थी कि मैं ये काम आसानी से कर लेता, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली थी। फिर भी मेरे लिए ये भी नेमत से कम नहीं था, क्योंकि जब मौत सर पर मंडला रही हो तो फिर थोड़ा सा तजर्बा भी काम कर जाता है। मैंने अपने जिस्म को समेटकर हाथों को नीचे करके दोनों टांगों को फोल्ड करके घुटनों को अपनी थोड़ी तक लाकर टांगों से बाजू निकाल लिए। बाजू निकालने से मुझे थोड़ा हौसला हो गया। अंधेरा इतना शदीद था कि कुछ कदमों के फासले पर बड़े बड़े दरख्त भी नजर नहीं आ रहे थे। बाकी साथियों की तरह मैंने भी काले रंग का सूट पहना हुआ था, इसलिए टार्च के बगैर मैं किसी की नजरों में नहीं आ सकता था।
हाथ आगे करके अब मुझे इस बात की समझ ना आई कि मैंने किस समत भागना है, क्योंकि पहले तो समत का पता था कि पीछे की तरफ भागकर गाड़ियों के पास पहुंचना है, मगर कमांडो की शिकंजे में आ कर उनका मुझे उलट पलट करने की वजह से मुझे अपनी समत ही भूल गई थी। मैंने चारों तरफ पूरी आंखें खोलकर समत का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। इतने में एक जगह मेरी नजर ठहर गई। दूर से मुझे हल्की सी रोशनी नजर आई, जैसे आग जल रही हो। इस रोशनी को देखते ही मैं समझ गया कि यह सड़क है जहां गाड़ियां चल रही हैं। इसी दौरान इसी रोशनी की आग की समत मुझे भागना था। समत का तयन होते ही मैंने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। जंगल में भागने के तरीके के बारे में भी जहाज़ेब खान मुझे बता चुका था कि जमीन से कितना पांव ऊपर उठाकर हिरन की तरह छलांगे भरते हुए भागना था, ताकि अंधेरे में भागते हुए किसी झाड़ी आ पत्थर से ठोकर लगने का चांस ना हो। मैं इसी अंदाज में बड़ी बड़ी छलांगे भरते भागता जा रहा था। मेरे मुंह पर कई बार कांटे भरी झाड़ियों की टहनियां लग रही थीं। सीने से दरख्तों की लटकती कमजोर शाखें टकरा रही थीं। इसी वक्त मेरे जहन से सरेश भी निकल गया था कि वो जिंदा है या बेचारा मर गया है। मैं किसी तरह साथियों के पास पहुंचना चाहता था। भागते हुए मुझे एकदम ख्याल आया कि जितना मैं भाग चुका हूं गाड़ियां इतनी दूर तो नहीं थीं। कहीं मैं गलत समत तो नहीं निकल आया, अब फिर साथी मुझे छोड़कर निकल गए हैं, क्योंकि जहाज़ेब खान ने इस बात का बाकायदा ऐलान किया था कि मिशन कामयाब होने के बाद अगर इमरजेंसी सूरत हाल बन जाए तो हर साथी ने अपनी मेहनत से अपनी जिम्मेदारी से वापस अपनी मंजिल पर पहुंचना है।